to everyone. Waiting for you all to join this live session. Last live session was Dhamal, and this live session is going to be amazing. So ज़्यादा धमाल होगा basically क्योंकि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के बारे में we are going to discuss with Viva. Yes. So Yes, Viva, sir. how are you today? Friday? Sir, I'm good. How are you? विराट कोहली आउट हो गया. अरे यार ये याद नहीं दिलाना चाहिए था वैसे पर ठीक है. ज़्यादा दुख होता है मुझे. All सर right. मुंबई जीतेगी इस बार शायद. देखो हम हमें वो सबसे फर्क नहीं पड़ता हम आरसीबी वाले ऐसे हमने दुख बहुत झेले हैं तो इट्स ओके पर हमारी उम्मीद वही है कि आरसीबी ही जीतेगा ठीक है देखा जाएगा बाद Yes, sir. ठीक है सो अबाउट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा मौका ढूंढा है हमने आज की लाइक बिकॉज आईपीएल भी शुरू हुआ है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स वन ऑफ द स्पोर्ट्स व्हिच इज मोस्ट फेमस इन आवर कंट्री व्हिच इज क्रिकेट पर ठीक है उससे पहले आई वांट टू नो विभा कि लेट्स टेल अवर व्यूअर्स अबाउट कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी अगर किसी को करना है मास्टर्स सो व्हाट ऑल कॉलेजेस आर देयर हाँ. व्हाट ऑल ऑप्शंस आर देयर एंड इफ यू कैन गिव सम डिटेल्स अबाउट दैट लेट्स डिस्कस अबाउट जी दैट sir. मैंने कुछ कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए हैं पर इसके अलावा भी और कॉलेजेस हो सकते हैं बट ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं इंडिया में. तो सबसे टॉप पे फर्स्ट वाला तो वो जीएनडी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी. सबसे बेस्ट माना जाता है जो कि अमृतसर में है. सेकंड आ जाता है हमारा जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है. यस थर्ड आ जाता है HIMSR, वो भी दिल्ली में है. फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, वो भी दिल्ली में है. फिर डीवाई पाटिल जो पुणे वाला है वो एक. फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका वाला. एंड एमजीएम तमिलनाडु. ये कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज है जो स्पोर्ट्स के लिए अच्छे रिकॉग्नाइज्ड है और एक्सपोजर भी अच्छा है. अमेजिंग so this college is like admission process and all if you can just brief us out because वो भी सर लोग जानना चाहेंगे सर इनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो ये लोग कंडक्ट करते हैं. तो इसमें से गुरु नानक जो यूनिवर्सिटी है उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. उनका 50% बीपीटी का में एग्रीगेट होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया. विथ 6 मंथ कंपल्सरी इंटर्नशिप. उसमें कुछ 100 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट्स का टोटल टाइम दिया जाएगा. और मीडियम ऑफ पेपर विल बी इंग्लिश. तो जिस दिन एग्जाम होगी उसी दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगा. और बाकी कॉलेजेस का एक दिन एग्जाम और उसके कुछ मंथ्स बाद शायद काउंसलिंग स्टार्ट होगा. ऐसा है या सब. इट वेरीज मतलब कोई कोई कॉलेजेस एक दिन में कोई कोई कॉलेजेस वन वीक वन मंथ डिपेंड्स when they are giving results apart from this also would like to know ki do you have any idea about their fees criteria or anything for these colleges फीस सर वो क्राइटेरिया वाइज डिफर करते हैं. मतलब अगर किसी का ओपन कैटेगरी हो गया, जनरल कैटेगरी, तो उनको फुल फीस पे करना पड़ता है. और अगर कोई कैटेगरीज आ जाते हैं तो फीस कम ज़्यादा वैसे डिफर होते हैं. पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चेक कर सकते हैं Perfect. क्या फीस स्ट्रक्चर्स है उसके. सही है चलो ये आई थिंक स्टार्टिंग के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग टू नो ये कॉलेजेस है भाई लोग जहाँ पे आप एमपीटी करने का स्पोर्ट्स में सोच सकते हो बाकी भी बहुत सारे कॉलेजेस है वैसे देखने जाए तो बट व्हाट शी हैज टोल्ड इज द टॉप कॉलेजेस व्हिच आर देयर इन इंडिया and there are various other colleges depends on their exposure level and faculties and everything there are lots of things which we can think of and I liked one thing Vibha like you told ki entrance exam mein 60 minutes diye jate hain and you said 100 questions ये हाँ सब 100 questions so what type of questions any idea we have सर मतलब जैसे पीजीपीसीटी में हमें चारों साल के क्वेश्चन में से आ सकते हैं. जैसे एनाटॉमी, अपना बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, इलेक्ट्रोथेरेपी, सब मिला के क्वेश्चंस दे आस्क. मतलब आपका बेसिक स्ट्रांग मतलब होना सब चाहिए पढ़िए. तभी जाके आप उस एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर सकते हो और बेसिक स्ट्रॉन्ग करना यस है सर. तो हमारे चैनल्स तो है ही जिस पे आप आके आराम से सब सीख सकते हो ठीक है yes so let's start with the questions of today what we have received on Instagram as well as on YouTube यस सर. सब क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में अगर हम अच्छे ना हो तो क्या करना चाहिए. मतलब
बहुत दिक्कत आ जाएगी पहली बात तो ये कि अगर क्लिनिकली आप अच्छे नहीं हैं पर एकेडमिकली अच्छे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि कोशिश करो कि आपके फ्रेंड्स के साथ यू जस्ट गो विथ योर colleagues and see patients how they are treating, how they are assessing, how they are diagnosing, and then see what treatments they are giving. Try to mimic them for a while, and as you gain some confidence, okay, fine, now the skills are good. Like for example, most of the time what happens ki when you are treating patients, your hand skills matters a lot, like how you are contacting patient, how you are making patient feel comfortable when you're applying therapies like mobilization, METs, or stretchings. So in that, it is very important that patient is comfortable as well as therapist is comfortable. तो आप एक बार देखेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. नॉर्मली दिस थिंग्स वी डू इन कॉलेज टाइम कि जब आप सेकंड ईयर में हो तो थोड़ी-थोड़ी टेक्निक्स आप प्रैक्टिस करते रहते हो, थर्ड ईयर में प्रैक्टिस करते रहते हो. तो वो सारी चीज़ें जो प्रैक्टिस कहीं ना आप नहीं कर पाए हैं, तो अभी शुरू कर सकते हैं आप करना. और जैसे-जैसे आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, आप वही स्किल्स को कहीं पे जाके सीखे, पढ़े, तो एज़ टाइम गोज़, यू विल बी गुड इन योर डायग्नोस्टिक स्किल्स, असेसिंग स्किल्स एज़ वेल एज़ गिविंग ट्रीटमेंट्स. तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट्स. यस सर। उसमें कोई ऐसे सैड होने वाली बात नहीं है. एवरीवन इज़ नॉट गुड ऑलवेज़ फॉर क्लिनिकल आल्सो. प्रैक्टिकल नॉलेज में कभी-कभी थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर-नीचे हो जाता है, पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमेशा, विद द हेल्प ऑफ कलीग्स. इसमें कभी ऐसे शर्माना नहीं चाहिए बस, कि यार मैं इसको नहीं पूछूँगा या नहीं पूछूँगी. पूछ लेने का, पूछोगे तो शायद कुछ भला हो जाएगा सबका ऐसे. यस. यस सर। तो मतलब बेसिकली ऑब्जर्व करने से हम लोग ज़्यादा लर्न कर पाएँगे, ऑब्ज़र्व, राइट? यस, ऑब्ज़र्व करने से शुरू में और उसके बाद किसी के ऑब्ज़र्वेशन में प्रैक्टिस करने से. क्योंकि आप जो हुँ, कर रहे हो कोई आप अगर कोई अगर आपको गाइड कर रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैच चल रहा है सीएसके का, तो सीएसके में अगर धोनी गाइड कर रहा है, तो कोई भी अच्छा बॉलिंग कर लेगा ना, वैसी बात है. तो अगर कोई अच्छा पर्सन गाइड कर रहा है, यस, तो यू कैन परफॉर्म वेल, दैट्स अ थिंग. एंड जैसे-जैसे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, तो बाद में आप खुद से भी कर सकते हो वैसे. ओके, परफेक्ट। यस. थैंक यू सर। आई होप जिसका ये क्वेश्चन था उनको क्लियर हो गया होगा। डेफिनिटली हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो भाई लोग लाइव चैट पे आ जाओ, कमेंट कर दो, और दूसरे डाउट्स भी सॉल्व कर लेंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस. सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि मतलब अगर एमएस के में किया हो हुँ. मास्टर्स, तो क्या वो बाद में स्पोर्ट्स में जॉइन कर सकते हैं एज अ स्पोर्ट्स पीटी? Okay. Now, if you want to join any teams like state level or national level teams of any kind of sports, hockey, volleyball, anything, you cannot join with only with any other MPTs like MSK or cardio or anything like that. पर अगर आपको ऐसा है कि आप लोकल टीम से शुरुआत करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपके एरिया में कोई लोकल टीम्स या एकेडमीज़ है, वहाँ पे आप फिज़ियोथेरेपी सर्विसेज़ देना चाहते हो, तो यू कैन गिव डेफिनिटली. उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से आप ग्रो कर सकते हो. बट जैसे कि अभी कोई भी मैं नेशनलाइज़्ड स्पोर्ट्स टीम्स बोलूँ, तो उनके क्राइटेरियाज़ रहते हैं. दे हैव सर्टेन क्राइटेरियाज़ व्हिच यू हैव टू फॉलो and which even teams have to follow. So according to that only they can hire physios. And then that one criteria is fixed that person has to be MPT in sports physiotherapy. So if even if we know things, even if you are being MSK, you know certain things, you cannot apply for those jobs. So if you have dream of attaching with those teams, then sports is must. Otherwise, yes, you can work with the teams, and wherever you can, you are eligible. That's the thing. So I hope that ओके, yes. थैंक यू सर। यस, All right. सो यस। So coming towards the salary of sports physiotherapy, what is the average monthly or annual salary? Okay, salary of physiotherapist has been a very important point since long time. Since I was in physiotherapy, I was studying in physiotherapy, and it's a valid point. I'm not saying it should not be there, but yes, now as we are talking specific to sports, we all have higher expectations. कि sports में जाएंगे तो मतलब लाखों करोड़ों में ही कमाना है, उससे कम तो बात होगी ही नहीं. But जैसे मैं mention कर रहा हूँ कि see, if you talk about the field of physiotherapy, there are lots of colleges. We have talked about it in last live session also. And so many colleges means so many physios are coming out.
So many physios are coming out. Out of them, at least 50% will do masters. Out of 50%, at least 10% are willing to do in sports physiotherapy. So 10% also, if you count, it is coming around somewhere around 10,000, 15,000 people who are in sports physiotherapy field. And if you look Okay. at this, then you will see the teams. What all teams are present which are ready to take sports physiotherapist in their game and everything. ये हम बात कर रहे हैं कि हर साल इतने ऐड ऑन होते जाते हैं, हर साल इतने ऐड होते रहते हैं। और टीम्स तो मोस्टली उतनी की उतनी रहती है, जैसे आईपीएल खेल रहे तो 10 टीम है तो 10 टीम ही है। चलो शुरू में 6 थी, 8 थी, 10 हुई, पर 10 से ज़्यादा होने के चांसेस उतने कम हैं, राइट? सो सेम वे लाइक फुटबॉल लीग चलता है, सेम वे वॉलीबॉल लीग चलता है, कबड्डी लीग चलता है, तो ऐसा सब कुछ मिला भी ले हम लोग तो भी 500 से ज़्यादा टीम्स नहीं होंगी, ओके। राइट? अब 500 से ज़्यादा टीम नहीं है, यहाँ पे 10,000 हर साल नए फिजियोस आ रहे हैं स्पोर्ट्स में। हम्म। तो अगर हम देखने चाहिए जो डिमांड है और सप्लाई है, अब आप ही बता दो अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो उसका रेट क्या होगा? कम होगा। राइट? ओके, नाउ दिस इज़ वन साइड ऑफ द पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जैसे अभी हमने बात की कि टॉप कॉलेजेस लाइक जेएनडीयू से कर लिया या तो फिर जामिया मिलिया से कर लिया, मणिपाल से कर लिया। तो वहाँ पे जब आप मास्टर्स करते हो, तो वो जो क्वालिटी होता है, वो एक क्वालिटी के फिजियोस जो होते हैं, उनको हमेशा हाई प्रेफरेंस मिलता है। दे विल बी प्रेफर्ड फर्स्ट इन कंपेयर टू द पीपल हु हैव डन फ्रॉम अदर कॉलेजेस। I'm just talking on the basis of where they have taken admission. I am not still coming to the skill part. अभी हम्म। ये एक फर्स्ट फैक्टर हमेशा कोई भी इंसान हायर करते टाइम सोचेगा कि आपने पास आउट कहाँ से किया है, ठीक हम्म। है? वो एक होने के बाद में वो देखेंगे ठीक है आप में स्किल्स है, नहीं है, कितने स्किल्स है, आप कितना ग्रो कर सकते हो, क्या कर सकते हो वगैरह-वगैरह। उसके बाद में आपका स्किल फैक्टर आता है। तो आपके स्किल्स है अच्छे भले खा मतलब आप परफ़ॉर्म कर पा रहे हो, आपको सब पता है नॉलेज कि स्पोर्ट्स में क्या-क्या करना पड़ेगा आपको। और स्पोर्ट्स में भी सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ऑन फील्ड है। ऑन फील्ड के अलावा ऑफ फील्ड भी बैकहैंड में भी बहुत काम होता है फिजियो को कि जो आपका एथलीट है वो इंजर नहीं होना चाहिए, उसका इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी आपको देखना है, ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको रहना है ताकि आपको पता चले कि वो एथलीट जो है उसका परफ़ॉर्मेंस कैसा है वगैरह-वगैरह। तो वो सारी चीज़ें भी अगर एक फिजियो के दिमाग में, एक स्पोर्ट्स फिजियो के दिमाग में होनी चाहिए। तो ये सारी स्किल्स वगैरह आप में हैं और ये सब चीज़ें अगर आप दिखाते हो, आप शोकेस कर पाते हो, तो डेफिनिटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे लीग्स वगैरह चलते हैं, जैसे एक आईपीएल का एग्ज़ाम्पल ले लिया, तो आईपीएल में अगर किसी एक टीम में एक फिजियो ने को हायर किया है, तो फॉर 2 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट दे मस्ट बी अर्निंग 15 लैक्स, 20 लैक्स, 25 लैक्स, 30 लैक्स उतना कमा सकते हो आप 2 महीने के अंदर। फिर वो सारी चीज़ें डिफर करती ओके। है फिर आप कौन-सी लीग में, ये आईपीएल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड आई वुड से, तो वहाँ पे ये है। फिर आप अगर फुटबॉल लीग की बात करो, हॉकी लीग की बात करो या वॉलीबॉल लीग की बात करो, तो उसमें फिर वो जो अमाउंट है वो उस हिसाब से कम या ज़्यादा होते जाते हैं। So that should be your expectation. But my point over here is कि to reach over there also you have to pass so many hurdles. ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको आईपीएल की टीम में फिजियो बना देंगे। आपको शुरुआत तो कोई छोटी सी मतलब अपने लोकल एकेडमी से शुरू करना है, फिर वहाँ से आप जैसे-जैसे एथलीट्स पे अपना स्किल सेट दिखाते जाओगे, वैसे-वैसे आपको एथलीट्स के सपोर्ट से, हेल्प से आप कहीं न कहीं आगे बढ़ सकते हो, वैसे। तो आई गेस ये येस, एवरीवन कैन टेक एन आइडिया अबाउट दिस कि ये बहुत ही इट इज़ लाइक समथिंग इज़ पॉसिबल बट आपको उसमें पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी लगन के साथ जुड़ना है, तभी जाके आप वो एक लेवल तक पहुँच पाते हैं, ऐसा है। यस, डेफिनेटली। yeah, and it's not that only teams are the options, there are various options that we will discuss anyways, in this live session continuously. And in between, guys, if you also have any questions to ask on whatever we are talking about, you can keep on commenting. We will be very happy to answer that as well. यस सर। Yes. तो सर एक और ऐसा क्वेश्चन है, काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है न्यूरो, और तो ऐसे और क्या फील्ड्स है फिजियोथेरेपी में जो आफ्टर कंप्लीटिंग द बैचलर्स हम परस्यू कर सकते हैं और जो फ्यूचर में इन डिमांड भी हो सकते हैं? Oh, ऐसे भी क्वेश्चंस हैं। yes, good. So basically, sports physiotherapy तो है ही जिसमें हम सबको इंटरेस्ट है.
उसके अलावा अभी हमको पता है कि लाइक मैक्सिमम अगर हम देखने जाए ना, तो देयर आर 12 स्पेशलिटी इन फिजियोथेरेपी। हम लोग को नॉर्मली ओह! पता होता है एमएसके, हमको पता होता है स्पोर्ट्स, हमको पता होता है न्यूरो, पीडियाट्रिक, कार्डियो, सीबीआर, कम्युनिटी। इतना तो हमको पता है, 6-7 तो हमको पता है। तो उसके अलावा हैंड रिहैबिलिटेशन में भी होता है, ऑन्कोलॉजी में भी होता है। उसके अलावा अगर देखने जाओ तो वुमेन्स हेल्थ में भी होता है। उसके अलावा हम देखने जाए तो देयर इज़ काइनेशियोलॉजी, मतलब वो बायोमेकेनिक्स का ही जैसा ही कुछ पार्ट है, बट इट इज़ समथिंग डिफरेंट इन कंपेयर टू एमएसके एंड स्पोर्ट्स व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है? फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ रिसर्च पे ओरिएंटेशन रख के रिसर्च के बेस पे भी मास्टर्स डिग्री होता है। तो ये काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है मास्टर्स डिग्री करने के लिए। बट योर क्वेश्चन वाज़ कि कौन से ज़्यादा स्कोप है, कौन से इसमें ज़्यादा स्कोप है अगर मैं करंट सिचुएशन को देखने जाऊँ तो। करंट सिचुएशन को देखते हुए सी न्यूरो, पीडियाट्रिक एंड ऑर्थो आर एवरग्रीन। दे विल नेवर गो साइडवेज़, क्योंकि वो कंडीशन के पेशेंट्स आपको हमेशा मिलने वाले हैं, हमेशा मतलब हमेशा। और फिजियोथेरेपी एक ऐसा फील्ड है जो न्यूरो, पीडियाट्रिक और ऑर्थो में चाहिए ही चाहिए आपको। जैसे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में किसी को एनी कंडीशंस है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो उसमें फिजियोथेरेपी इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन व्हिच कैन प्रोवाइड यू ट्रीटमेंट। मेडिसिन से आपको वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने वाला है। सेम वे न्यूरो केसेस, स्ट्रोक हो गया या फिर कोई भी अदर कंडीशंस हो गया, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो गया, तो उसमें फिजियोथेरेपी इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन, जो वही आपको खड़ा कर पाएँगे, आपको चला पाएँगे और फंक्शनल एक्टिविटीज़ करवा पाएँगे। औरतों में भी सेम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस वगैरह जो भी है, बैक पेन हो गया, नेक पेन, आजकल की लाइफ़स्टाइल की वजह से भी लोगों को बैक पेन, नेक पेन तो बहुत कॉमन है। तो उस कंडीशन में और लोगों को ये भी पता है कि नहीं, हमें दवाई वगैरह नहीं चाहिए। दे वांट टू विदाउट साइड इफेक्ट्स ट्रीटमेंट्स। तो लोग फिर वो आयुर्वेदा में जाते हैं और होम्योपैथी करते हैं। बट उसमें भी अगर नहीं कुछ जमा तो फिर देन दे विल कम टू फिजियोथेरापिस्ट आर एक्चुअली लास्ट वन टू अप्रोच। दैट इज़ माय एक्सपीरियंस। सो ये सब करके हकीम बाबा सबके पास जाके फिजियोथेरेपी के पास लोग आएँगे, फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जादू कर दें, पर नहीं, अगर हम अच्छा एजुकेट करेंगे और अच्छे से ट्रीट करेंगे तो हम सच में जादू करके उनको ठीक करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूरो, पीडियाट्रिक एंड ऑर्थो एवरग्रीन, हमेशा चलने वाला है। दूसरे अगर फ्यूचर में देखने जाए जो आगे आ सकते हैं बहुत, तो वन ऑफ माय फेवरेट इज़ वुमेन्स हेल्थ। ओके। क्योंकि वुमेन्स हेल्थ अभी एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है। पीपल आर मोर एंड मोर अवेयर अबाउट इट। पीपल नो कि हाँ, प्रेगनेंसी के पहले हो गया कि प्रेगनेंसी के बाद हो गया। फिजियोथेरेपी की एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। नॉट ओनली दैट, आजकल बिकॉज़ ऑफ लाइफ़स्टाइल अगेन देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी, पीसीओएस। तो उसमें भी फिजियोथेरेपी हाउ इट वर्क्स, ओके, फोकसिंग ऑन फीमेल लाइक हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाउ टू कोप अप विद दैट। प्लस नॉट ओनली दैट, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, तो ये सारी कंडीशन में फिजियोथेरेपी कैसे हेल्पफुल होता है। फिर हुँ, अगेन पोस्ट प्रेगनेंसी डायस्टेसिस रेक्टा इज़ वन ऑफ द कॉमन कंडीशन, तो उसमें फिजियोथेरेपी कैसे वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अवेयरनेस बढ़ रही है और इसकी वजह फिजियोथेरेपी की डिमांड भी उस फील्ड में बहुत बढ़ रही है। ओके। तो आई वुड से कि नेक्स्ट 5 इयर्स तो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी और लोगों को पता होगा कि नहीं, एक स्पेसिफिक वुमेन्स हेल्थ में फिजियो है, तो उसके साथ हम आगे बढ़े। And people are willing to do that. And pediatric, again, pediatric normally, one more field is there. Pediatric means we think only about neurological conditions, CP वगैरह ये सब हो गया। पर एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, मतलब कि छोटे बच्चों में जो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कंडीशंस होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन हम आज तक आजकल पढ़े हैं कि मतलब एक ऑस्गुड स्प्लैटर डिसीज़ ले लो आप। तो ऑस्गुड स्प्लैटर हमको पता है कि बच्चों में होता है, स्पेशली व्हेन दे आर डूइंग मोर जंपिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑल, सो उसको टिबियल ट्यूबरोसिटी में वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे कंडीशंस है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो गया, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, जेनोवैलिगम वायरम भी देखने मिलता है ना? जेनुवेलम, वेरम, सीटीईवी हो गया, ये सारे जितने भी कंडीशंस है, वो सारे कंडीशंस में भी फिजियोथेरेपी हेल्पफुल होता है। अगेन कंजेनिटल डिस्लोकेशन ऑफ हिप हो गया, तो ये सारी चीज़ों में हाउ टू कोप अप विद देयर परफॉर्मेंस, देयर एक्टिविटी, सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अ फिजियोथेरेपिस्ट। So these are the fields which will be like ever flourishing. और स्पोर्ट्स, यस, स्पोर्ट्स की अवेयरनेस बढ़ रही है आजकल इंडिया में बिकॉज़ ऑफ सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग अप। खेलो इंडिया हो गया, फिर वी आर प्रमोटिंग मोर एंड मोर स्पोर्ट्स एथलीट्स इन ओलंपिक्स, और हमारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो हम सबको ऐसा एक्साइटमेंट है कि नहीं, अभी और प्लेयर्स भी आ रहे हैं, राइट?
तो वो तो है ही, पर ये ऐसे फील्ड्स है जिसमें मास है, मतलब पॉपुलेशन हमारी इंडिया की कितनी है, बहुत ज़्यादा है, राइट? नेवर हाँ, एंडिंग। तो 100 करोड़ से ऊपर लोग हैं, उसमें से सिर्फ आपको 1 करोड़ लोग भी मिल गए ना, मतलब 1 करोड़ ऑर्थोपेडिक कंडीशन के लोग मिल गए, तो काफ़ी नहीं है क्या आपके लिए? जस्ट थिंक अबाउट हाँ, इट, राइट? सो दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज़ से कि लोग जो बोलते हैं ना कि फिज़ियोथेरेपी में स्कोप नहीं है, फिज़ियोथेरेपी का काम ही नहीं है वगैरह, अरे भाई आप सोचो, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि 10,000 फिज़ियोथेरेपिस्ट आर कमिंग एवरी ईयर, पर वो भी कम पढ़ने वाले हैं, देखने जाओ तो, क्योंकि 10,000 के सामने हम 100 करोड़ है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ व्हाट कि अवेयरनेस नहीं ला रहे हम लोग एजुकेट नहीं कर रहे। और वो सब हमें मतलब हम थोड़ा डिविएट हो रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेशली ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द यंग फिजियोस हैव टू डू इट, क्योंकि मैं सही बात बता रहा हूँ, एक और कड़वा सच बताना चाहता हूँ मैं, कि जो ऑलरेडी सेटल्ड है ना, उनको नहीं पड़ी है हुँ, कि अवेयरनेस आए कि नहीं है, क्योंकि उनकी जेब भर रही है, उनको कमाने मिल रहा है। प्रॉब्लम किसको होने वाली है? जो फ्रेशर आने यंग वाले हैं। यस। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए फील्ड और खुले, तो आपको अवेयरनेस फैलानी होगी। हुँ, तो एक कॉन्सेप्ट है जो अगर सब क्लियर कर ले तो मज़ा आ जाएगा भाई। ये सब करना यस, चाहिए सभी। सबको करना चाहिए। नाउ वी थैंक यू हैव अ सर। क्वेश्चन, विभा, वैष्णवी पवार asks, is better to do MPT in India or abroad? What is your thoughts on it? I want to know. सर, अगर इंडिया में हो पा रहा है अच्छे से तो आई थिंक इंडिया से ही करना चाहिए, क्योंकि फिर जॉब पर्सपेक्टिव से और डिग्री वाइज, लाइसेंस वाइज इजी पड़ जाएगा। फिर अगर हम लोग अब्रॉड में सीखने जा रहे हैं, फिर हम फिर से इंडिया में आ रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, इट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, बट पर इसमें ना विभा, लाइक आई वुड लाइक टू ऐड सम पॉइंट्स, जैसे यू जस्ट मेंशन कि आप अगर फॉरेन जाके वापस इंडिया आओगे तो आपको लाइसेंस एग्जाम का लफड़ा हो जाएगा। पर फ्रैंकली अभी तक इंडिया में ऐसा कोई रूल ही नहीं है फिजियोस के लिए कि आप बाहर से, जैसे एमबीबीएस के लिए रूल है कि आप बाहर पढ़ के आए हो तो यहाँ पे आपको पीजी नीट देना है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो नीट पीजी या फिर कोई भी एग्जाम देके। पर फिजियोस के लिए कोई रूल्स ही नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ के आओ, यहाँ पे आके फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर लो, चलेगा, कोई आप पे उँगली भी नहीं उठाएगा। ओके, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है बाहर जाने। नहीं, प्रॉब्लम है, उस पे मैं फ़ोकस करता हूँ। क्या है देखो इश्यू, या अगर आप फॉरेन में एमपीटी करने जाते हो, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हम्म, के फीस अगर आप देखने जाओ तो अप्रॉक्सिमेटली रहेंगे 20 लैक्स टू 25 लैक्स टू 30 लैक्स फॉर एमपीटी। प्लस आपको वहाँ पे रुकने का, खाने-पीने का इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट ही गिनता हूँ कि इन्वेस्टमेंट विल बी समवेयर अराउंड 40 लैक्स टू 45 लैक्स फॉर 2 इयर्स। वही चीज़ अगर ओके। आप इंडिया में करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा बिटवीन मैक्सिमम 5 टू 10 लैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है? तो इकोनॉमिकली ये इंडिया में करना बेहतर है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसका ये है कि अगर आपको ऐसा है कि नहीं, मुझे फॉरेन में ही रहना है, फॉरेन में ही सेटल होना है आगे जाके, तो फिर इंडिया में एमपीटी करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप इंडिया में एमपीटी करोगे, तो भी फॉरेन में एंट्री लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टडी वीज़ा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बेटर है भाई कि मतलब एमपीटी करने ही वहाँ पे चले जाओ, फिर बाद में वहीं पे लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करके वहीं पे सेटल हो जाओ। हम्म, तो ये 2 पॉइंट को दिमाग में रख के आपको डिसीज़न लेना है कि एमपीटी इंडिया में करना है कि बाहर करना है। बट ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इंडिया में जो पढ़ाई होती है, इंडिया में जो एजुकेशन मिलता है ना, उससे आपको कम ही एजुकेशन बाहर मिलेगा। बाहर सिर्फ़ इतना है कि आपको टेक्नोलॉजी बड़ी मिलेगी, एक्सपोज़र थोड़ा ऐसे बड़ा मतलब लगेगा कि नहीं डेवलप्ड कंट्री में हो आप, तो वो थोड़ा सिस्टमैटिक वे में अप्रोच होगा। यहाँ पे कैसे है कि अभी अपना ओपीडी में पेशेंट आते हैं, तो अरे हाँ, ठीक है भैया आप इधर चले जाओ, आप उधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ, मतलब वो हमारा एक देसी स्टाइल सेट हो चुका है। वी आर अडॉप्टेड टू इट। वहाँ पे ऐसा हाँ, नहीं, वहाँ पे सिस्टम वाइज़ होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार हम कुछ है, मतलब हमारी वैल्यू है वगैरह-वगैरह, तो वो थोड़ा माइंड चीज़ है। तो वो चेंजेस आपको मिलेंगे फॉरेन और इंडिया में। ओके। याह! काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज का लाइव, मुझे मज़ा आ रहा है एक्चुअली बोलने के लिए आज। भले ही विराट कोहली आउट हो गया, पर ठीक है, मुझे मेरा मैच चीयर अप हो गया।
ठीक है। एक और क्वेश्चन है सर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दुबई लाइसेंस एग्जाम? वाओ! अभी आप लोग एमपीटी स्पोर्ट्स से सीधा फॉरेन में जा रहे हो। ठीक है, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। और लाइक यू मस्ट हैव सीन एक्चुअली कि मेरे बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं बहुत सारी कंट्रीज पे। यूके हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, दुबई हो गया। सारी कंट्रीज सी की बेसिक से लेके डिटेल में जानकारी अगर आपको चाहिए तो वहां से आपको मिल जाएगी। बट आई विल आंसर योर क्वेश्चन ओवर हियर कि दुबई लाइसेंस एग्जाम जो है वो डीएचए एग्जाम है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी। वो आपको उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो है प्रोमेट्रिक डेटा फ्लो जो है उसमें वगैरह कंप्लीट करना है। और प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं बेसिक्स से, जैसे आप कोई भी एमपीटी लाइसेंस एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम के लिए करेंगे वैसे ही। पर इसमें आपको क्वेश्चंस जो है स्पेसिफिक केस सिनारियोस पे आएंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अगर आपने फिजियो क्वेस्ट सीरीज देखी हो, तो मैं अभी एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि कोई पेशेंट आया जिसको लोअर एंड ऑफ टिबिया में फ्रैक्चर है एंड इट इज जस्ट पोस्ट सेकेंड वीक ऑफ रिहैबिलिटेशन इज गोइंग ऑन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विल नॉट बी गिवन और शुड नॉट बी गिवन फॉर दिस पेशेंट, ऐसे करके 4 ऑप्शंस दिए होंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा कि आप वेट बेरिंग एक्सरसाइज करा लो, दूसरा ऑप्शन होगा कि ओपन काइनेमेटिक में आप ऐसे ही एंकल टू मूवमेंट करा लो, तीसरा ऑप्शन होगा कि आप पैसिव स्ट्रेचिंग करा लो, चौथा ऑप्शन होगा कि आप इन्वर्जन और कोई मूवमेंट करा लो। तो बेसिकली दिस 4 ऑप्शंस विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर, जो आपको कंफ्यूज करेंगे कि ये केस में वो भी स्पेशली सिचुएशन इज गिवन कि 2 वीक के पोस्ट रिहैब में मैं क्या ट्रीटमेंट करा सकती हूँ या करा सकता हूँ। तो उसका आंसर आपको करना होगा। तो वैसे सिचुएशंस के लिए आपको केसेस, नंबर ऑफ केसेस आप जितने देखोगे, और ये जो जैसे मैंने बताया फिजियो क्वेस्ट एक सीरीज है, वो आप फॉलो करेंगे तो आपको एक आपका एक माइंड डेवलप होता जाएगा कि हाँ ठीक है, ऐसे-ऐसे केसेस हो सकते हैं, ऐसे-ऐसे सिचुएशन में ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट का ये वर्क होना चाहिए। क्योंकि फॉरेन में कोई भी जगह पे जाओगे तो उनका मेन फोकस रहता है कि आप कितना पेशेंट सेफ्टी के बारे में सोचते हो। पेशेंट सेफ रहना चाहिए, आप कोई भी ट्रीटमेंट दे दो। तो उनका मेन कंसर्न वो रहता है। इसीलिए आपको उस तरीके से अपने आप को वो सिस्टम में लाना होगा, तब जाके आप वो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। दैट इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन। Hmm. Okay. Somebody is asking, does mark impact on getting job? सर ऐसा एक खौफ बना रखा है कॉलेजेस में कि जो टॉप करेगा उसी को सब आता है, सो आई थिंक वी शुड ब्रेक दैट मिथ कि हर टॉपर ही सब कुछ नहीं कर पाता, एंड आई डोंट थिंक मार्क्स इम्पैक्ट करता है। मुझे पूछ लो यार, मैं भी टॉपर नहीं था, मैं भी एवरेज स्टूडेंट था। और मैं ऐसे नहीं कहता कि मुझे सब आता है, पर एटलीस्ट मुझे कुछ आता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मार्क्स से फर्क पड़ता है। पर हाँ, फर्क तब पड़ता है कि अगर जैसे आपको कोई कंट्री में स्पेसिफिक टू ऑस्ट्रेलिया अगर आपको जाना है मास्टर्स करने के लिए, तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि 70% मिनिमम एवरेज होना चाहिए आपके बीपीटी मार्क्स का। तभी जाके आप वहाँ पे जाके एमपीटी कर सकते हो, नहीं तो आपको कोई और कोर्स करना पड़ेगा, आपको एमपीटी में एडमिशन मिलेगा ही नहीं। पर अगर आप ऐसे वो बात कर रहे हो कि नहीं जॉब चाहिए मेरे को, तो उसमें आपके मार्क्स कोई नहीं देखता। मैंने आज तक कोई इंटरव्यू में किसी को मेरी मार्कशीट देखते हुए नहीं पूछा है। मतलब मैंने जब बीपीटी कंप्लीट किया था, मेरी किसी ने मार्कशीट नहीं देखी थी। पीपल आस्क्ड मी क्वेश्चंस अबाउट माय नॉलेज। पीपल सॉ माय स्किल्स फॉर फ्यू डेज़ कि हाँ ठीक है, ये बंदा कैसे पेशेंट को हैंडल कर सकता है, कैसे पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। और उसके बाद वो बेसिस पे मेरा सैलरी या मेरा वर्क डिसाइड हुआ था। तो मार्क्स पे ज़्यादा भरोसा, मतलब मार्क्स पे ही फोकस मत करो, स्किल्स पे हम्म। फोकस करो। और नॉलेज जो हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा मतलब आपको स्किल वो प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं बुक में लिख दूँगी तो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। आपको एक वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी होना चाहिए। यस। यस। ओके, और ये एकदम क्वेश्चन है ज़बरदस्त बात है। दिव्या का, आई एम आर्ट स्ट्रीम बट आई एम डूइंग डीपीटी, देन आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग पीपीटी कैन आई कैन डू आई बीपीटी? यस, कर सकते हो। पीपीटी आप कर सकते हैं। हम्म। हाउ टू हाउ टू पास एनयूएचएस एग्जाम? पास? यार कौन है ये स्टॉक नॉलेज? एक बात बताओ, हमारा रिजल्ट अब तक नहीं आया है। हमारी एग्जाम हुई थी दिसंबर में, जैन में खत्म हुई, फेब में प्रैक्टिकल हुआ,
उसके बाद हम लोग अभी तक वेट कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट आ जाए, बट सर अभी तक नहीं आया रिजल्ट। हम लोग कॉल भी कर चुके हैं यूनिवर्सिटीज में कि कब आएगा, बोल रहे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक, ऐसा करते करते मार्च एंड आ गया अभी, अब मतलब तक अभी रिजल्ट। ऐसे समझ लो कि 10th और 12th के साथ ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। हाँ अभी वही लग रहा है। और हाउ टू पास, पास के ऊपर तो मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो गए तो सर के भी वीडियोस देखना। सर आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी? मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से बीपीटी किया है, और ओके निट्टे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। ओके। यस। अभी है हाउ टू फाइंड रिसर्च पेपर्स, केसेस, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप इन एंड अराउंड अस। माय कॉलेज जस्ट टेक अस टू टू कैंप्स, दैट टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, एंड फ्रॉम व्हिच ईयर शुड वी स्टार्ट जॉइनिंग देम? वाह, बहुत भारी सवाल है श्री वैष्णवी जी। Frankly speaking, this is the biggest problem right now for all the physiotherapy students. I personally believe that workshops, conferences, everything is necessary, but not in maximum number of amounts. Okay. रिसर्च पेपर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम गूगल स्कॉलर, वेब ऑफ साइंस या पबमेड से। ऑनलाइन हाँ। आपको इजीली अवेलेबल रहेंगे। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स इन एंड अराउंड, आपको ज़्यादातर न्यूज़ तो इंस्टाग्राम से ही मिल जाएगा, आई वुड से। And more news if you want, then from colleges you will get some knowledge and about when you should be start joining them. So my advice, personal advice, is at least wait till final year or till internship to join any kinds of workshops, because by that time you will know that which area specifically you want to improve or upgrade your skills. So don't blindly follow anything whatever comes in your way. अभी मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे फील इज कि मतलब मैं अभी से सब कुछ कर रहा हूँ। जैसे अभी आप खुद बता रहे हो कि यार कोई है फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, दैट इज फॉर योर प्रीवियस क्वेश्चन। ओके। हम्म। अका ये 3 टीचर वाला भाई रहने दो प्लीज। ये बहुत ही खराब सिचुएशन है हमारी, बट इसको ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना है। हम्म, ठीक है। इस पे हम कभी बहुत डिटेल में बात करेंगे, पर ज़रूर स्टॉक नॉलेज बी, स्टे ट्यून टू अस। काफ़ी मतलब नेक्स्ट लाइव सेशंस में वी विल डिस्कस मे बी अबाउट दिस। बहुत डिप्रेशन आया है भाई को, स्टॉक नॉलेज। डोंट टेक डिप्रेशन, मतलब सर अभी क्या ही बोले। देखो भाई, फर्स्ट ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, आई वुड से हाँ। एवरीबॉडी फील्स दैट। पर अगर आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मतलब फोकस करके जो लिखना है वो लिखेंगे आंसर्स में, और अच्छे से लिखेंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर कर लेंगे। तो उतना ज़्यादा टेंशन मत लो। और शुरुआत से पढ़ना, ऐसा मत करना कि एग्जाम आ गई अभी हमारी नींद खुल गई अभी हम पढ़ने बैठ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मतलब मैंने तो स्टार्टिंग से पढ़ा था और मेरे को लास्ट मोमेंट स्टडी नहीं जमता, तो आई प्रेफर स्टडिंग फ्रॉम द स्टार्ट। सो सही है। मैं भी मोस्टली क्लास में सीख लेता था थोड़ा बहुत, बाद में मुझे एक्चुअली मेरा एक ये था, व्हाट आई फेल्ट इज कि मुझे उस टाइम पे पढ़ के सिखाना बहुत पसंद था। जैसे अभी मैं टीचर हूँ, और तब भी मैं ऐसे जब पढ़ता था तब भी मुझे ऐसे पढ़ाना बहुत पसंद था। तो वट एवर आई यूज टू लर्न, आई यूज टू टीच टू माई बैचमेट्स, फ्रेंड्स, कि यार सुनना है, इसको ऐसे ऐसे करना है, याद रखना है वगैरह। तो उससे क्या होता था, मेरा खुद का अच्छे से रिवाइज हो जाता था, मुझे भी याद हो जाता था, और मेरे फ्रेंड को भी बिना पढ़े उसका भी काम हो जाता था। तो दोनों के फायदे हो जाते थे। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे यू शुड ट्राई इफ यू वांट टू, कि आप या तो फिर आपका दोस्त आपको सिखा दे या आप अपने दोस्त को सिखा लो। तो एक तरीके से आपका रिवाइज हो जाता है, आपको एक कॉन्फिडेंस लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ आती है, और आप अच्छे से उसको लिख पाते हो बाद राइट। में। यस। आई थिंक स्टॉक नॉलेज विल रिक्वायर योर पर्सनल कंसल्टेशन, विभा। ओके, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप चेक कर सकते हो कोई भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे मैंने दे रखा है। नाउ दिव्या, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट द थिंग इज इफ यू आर ट्राइंग कि डीपीटी के बाद आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री मिले, तो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आपको नीट देने के बाद ही पॉसिबल होगा। सो दैट इज व्हाई पीपल आर टेलिंग यू दैट यू शुड डू, यू कैन नॉट अप्लाई इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। सो अदरवाइज इन प्राइवेट कॉलेजेस यू माइट गेट इट डायरेक्टली इन डीपीटी। Even you can try for second year also if you want to.
ठीक है, विभा, so we will, do we have any other questions which we are missing to answer from the question list? ये सर थोड़े क्वेश्चंस है मिलिट्री फिजियोथेरेपी के बारे में कि मिलिट्री फिजियोथेरेपी हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी हम्म। काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन सर। उस पे मैंने ना एक बड़ा सा वीडियो बनाया हुआ है कि उसके लिए ना आपको डिफेंस का एक एग्जाम देना पड़ता है। पर उसमें कैच क्या है पता है कि लाइक इफ यू वांट टू जॉइन मिलिट्री एज अ फिजियो, तो उसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि सिर्फ बीपीटी होना चाहिए वगैरह वगैरह या एमपीटी होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। आपको एग्जाम जो लिखना है उसके भी क्राइटेरियाज अगर आप देखेंगे तो आपके जनरल नॉलेज पे, आपके इंग्लिश के नॉलेज पे और आपके मैथ्स के नॉलेज पे उसका एग्जाम होता है। उसके बाद अगर आप वो क्लियर करते हो तो फिर आप उसको या तो नेवी में जॉइन कर सकते हैं या तो फिर आर्मी में जॉइन कर सकते हो, या तो फिर दूसरे ऑप्शंस रहते हैं कि जैसे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे एज़ आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लग सकते हो। अ, तो ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ होते हैं, पर वहाँ पे कोई आपसे एमपीटी नहीं माँगता है और स्पेशली आई वुड से कि उसमें अभी तक कोई क्राइटेरियाज़ फिक्स नहीं है। उसका बेसिक मोस्ट रीज़न इज़ कि हमारा कोई नेशनलाइज़्ड काउंसिल नहीं है, ना कोई रूल्स है, ना कोई नॉर्म्स है, ना रेगुलेशंस है। तो अगर आपको जॉइन भी करना है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, पर हाँ, एक ये डिफेंस का एग्ज़ाम है जिसका वीडियो आप देख सकते हो मेरा, जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और काफ़ी पॉपुलर भी है, 26,000 व्यूज़ है उसपे। मैं ऐसे ही बस अपना शो ऑफ कर रहा हूँ, पर फिर भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है। बढ़िया, एमपीटी करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली उसमें। ओके। हुँ। अभी कोविड तो है ही नहीं, श्रेया त्रिवेदी कहाँ से, डिस्टेंस का सवाल ही नहीं उठता यार। लोग करते हैं, होता है, सबको पता है, ऐसे मैं मना नहीं करूँगा, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, आई वुड से। या After DPT, which private college is the best for BPT, sir? एनी कॉलेज, एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी यू जॉइन, यू विल गेट इट, एनी। ठीक है, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो फ्रॉम वेरेवर यू आर, उसी एरिया में, उसी स्टेट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज है, तो वहाँ पे जाके आप इंक्वायर कर सकते हैं एंड दे विल टेक योर एडमिशन। यस। और क्या सवाल है? एक ऐसा क्वेश्चन है मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है उसका डिफरेंस बिटवीन फिजियोथेरेपी इन दोनों में क्या डिफरेंस है ऐसा पूछ रहे हैं लोग। Yes. Now, yes, people gets confused because अगर देखने जाए तो physiotherapy and occupational therapy first year is almost same, because even we are focusing more on like medical subjects like anatomy, physiology, biochemistry. बस हमारा और बायोमैकेनिक्स भी दोनों का सेम, बायोमैकेनिक्स भी दोनों को पढ़ना पड़ता है। सेकेंड ईयर से थोड़े बहुत उनके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं और हमारे थोड़े बहुत अलग होते हैं। तो देखने जाओ तो यस सेम लगता है। पर अगर मैं एक आपको एग्जांपल देके बात करूँ तो लेट्स से अ पेशेंट कम्स टू अस विथ फ्रैक्चर इन रेडियस एंड अल्ना। लेट्स से स्मिथ्स फ्रैक्चर था या कूलीज फ्रैक्चर था। After that, what physiotherapists will do is कि they will check for the range of motion, they will check for the muscles, they will check कि उनका functional range आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो we will start giving mobilization, we will start improving their function, gripping activities, we will start improving the range of motion and everything. So we will focus on that as a physio. तो तब तक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम कुछ नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन दैट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क विल कम when let's say this patient was from IT field or they had some other work like labor work or something like that. So depending on their work, let's say he was a carpenter, तो कारपेंटर को हैंड ग्रिप में भी कौन सी स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो सारा जो गाइडेंस देता है वो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट देता है। तो एज वी लर्न दिस टर्म, मतलब जैसे डिफाइन करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, तो स्पेसिफिक टू योर ऑक्यूपेशन जो आपको ट्रीटमेंट देता है, जो आपको रिहैब देता है, दैट इज द वर्क ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। और फिजियोथेरापिस्ट जो है वो ओवरऑल देखता है आपका कि आपकी कंडीशन जो हुई उसका रिहैबिलिटेशन शुरू करने से आपको ऑक्यूपेशन में जाने तक रेडी करने की जो जिम्मेदारी है वो फिजियो की रहती है। बाद में ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक जो वर्क रहता है वो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का रहता है। अब कई फिजियोज हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी काम कर लेते हैं, जो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई हमारा काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐसा भी देखा है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर होता है, वो पेशेंट को बैक पेन की एक्सरसाइज सिखा के भेज देता है।
चाहे फिर वो सही हो ना हो, वो हर पेशेंट पे अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट? तो हर किसी की एक फील्ड का जो इम्पोर्टेंस होता है वो हमें ही रखना चाहिए। अगर कोई हमारी फील्ड का नहीं रख रहा है तो हमें बुरा लगता है, वैसे ही हमें उनकी फील्ड का भी रखना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई फील। So that is a difference, yes, occupational and physiotherapy. Okay. Yes. So I guess all those questions we have almost covered about the sports physio and all, Yes, what sir. people wanted to know about sports physiotherapy. And I think I have not made people little bit depressed with my answers कि Mm. स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में इतना बड़ा कंपटीशन वगैरह वगैरह है। अभी वन मोर थिंग आई वांट टू टेल विभा इन दिस लाइव सेशन कि जैसे अभी आपको आईपीएल में जाना है फॉर एग्जांपल, तो Mm. उसके लिए ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ स्किल और आपकी डिग्री से काम हो जाएगा। अभी उसके लिए भी आपको बीसीसीआई का एंट्रेंस लेवल एग्जाम लिखना है। तो उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो फिल्टर होते हैं फिजियोस, उनके इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद उनको हायर किया जाता है। Okay. तो वो भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सब जा सकते हैं। तो एग्जाम्स वगैरह उसके भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि एमपीटी के बाद आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिखना है। अगर आपको ऐसी कोई जगह पे जाना है तो वहाँ के लिए भी रूल्स रेगुलेशंस है और क्राइटेरिया से जो आपको फुलफिल करने हैं। जैसे यस वन मोर थिंग आई रिमेंबर कि जैसे मिलिट्री वाला क्वेश्चन था, तो उसमें एक रूल रेगुलेशन है कि वो इंसान की एज 25 से 30 के बीच में ही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा या कम है तो फिर दे विल नॉट बी हायर्ड एज़ अ फिजियो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो वैसे क्राइटेरियाज़ है हर जगह पे। तो वो हमें हमेशा चेक करते रहना है कि Mm. दिस क्राइटेरिया इज़ वेदर यू आर फिटिंग इंटू दैट और नॉट, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव टू टेक आवर चांसेस। Or one most important thing that if you want to become a good physiotherapist, then start being fit. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बस बैठे-बैठे जानते हैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट है, जानते हैं कि मसल वेस्टिंग होता है, मूवमेंट्स कितने इम्पोर्टेंट है, खुद ही नहीं करते। अगर आप Mm. ऐसे फिजियो बनोगे कि जो खुद ही मूव नहीं करते हो, जो खुद ही एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप स्पोर्ट्स फिजियो बन के भी क्या कर लोगे? तो वो एक चीज़ भी है जो आपको अभी से अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, तभी जाके आप अच्छे स्पोर्ट्स फिजियो भी बन बन पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, इफ यू रियली हैव गोल ऑफ बिकमिंग अ स्पोर्ट्स फिजियो। And Dia, I have answered all your questions, I think, but they are saying it is not eligible to do BPT, which is background of arts stream. I asked many colleges in Bangalore, so what to do, sir? अच्छा सी अभी दिव्या इसमें एक और ऑप्शन ये है कि अगर आपका पीसीबी नहीं है, मतलब 12th साइंस आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास नहीं किया है, तो यस, दे विल नॉट टेक यू। तो आपने डीपीटी के बेस, सिर्फ डीपीटी के बेस पे आपको बीपीटी पे एडमिशन देने वाले कॉलेजेस बहुत कम रहेंगे और वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरियाज़ क्या है वो आपको पता करने पड़ेंगे। बाकी अगर आप बैंगलोर वगैरह में देख रहे हो तो वहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी चलता है और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली आस्क कि आपको पीसीबी तो होना ही चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको 50% से उसको पास करना है तभी जाके आपको एडमिशन मिलेगा। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉलेजेस। यस। तो विभा स्टॉक नॉलेज यस, दीदी मैसेज किया है, प्लीज रिप्लाई देना। ओके। टॉप नॉलेज को बहुत ज़रूरत है गाइडेंस की, उसको प्लीज़ गाइड करना। Because I really feel कि if we guide properly, then they will become a good physio one day. यस सर। Yes, and that is our role, I think. Even that's what we are here for. कि अगर हमारे पास कुछ है तो हम गाइड कर लेंगे तो एटलीस्ट किसी का कहीं ना कहीं कुछ आगे हेल्प हो जाएगा। यस। तो विभा नेक्स्ट वीक क्या करेंगे? नेक्स्ट वीक रखना है लाइव कि नहीं रखना है? लेट्स सी इफ दोस पीपल हु आर वाचिंग लाइव, can you suggest us you want more live sessions like this, or if you want it, then on what topics you want? If you can write it and tell us comments, then we can think about it. यस। Hmm. Any topics do you have in your mind? सर असेसमेंट पार्ट पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे थर्ड ईयर में होते हैं ना कि हर एक न्यूरो ऑर्थो कार्डियो के हमें केसेस लेने होते हैं। Hmm. वो कैसे लेने, थोड़ा एकेडमिकली हो जाएगा बट अगर हेल्पफुल हुआ और
कर सकते हैं तो। श्योर। और हम लोग एक पोल भी डालेंगे बॉक्स जिसमें जो भी क्वेश्चंस इसके तो वो लोग मेंशन कर देंगे। ठीक है, वी कैन थिंक अबाउट दैट, यस। कि मतलब अगर स्पेसिफिक टू आई वुड से डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, और यस असेसमेंट टेकिंग एज यू मेंशन, कि मतलब कौन सा पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करना है असेसमेंट टेकिंग में, करेंगे। दैट्स अ गुड आइडिया। सब लोग यस लिख रहे हो, थैंक यू सो मच गाइस। टॉपिक भी लिख दो यार, कुछ हो दिमाग में तो हमको भी थोड़ा सोचना कम पड़े। और मजा आ रहा है तो थोड़ा बहुत ऐसे इमोजी भी सेंड कर दो, ऐसे तो हमको भी लगे कि नहीं यार हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। गाइडेंस एंड हाउ टू राइट पेपर, मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे, हाउ टू राइट एंड प्रेजेंट योर पेपर इन एमयूएचएस, तो चेक कर लेना वो। फिर भी नहीं समझे तो सर से कांटेक्ट करना, मुझसे करना। नहीं, वीवा मैडम से काम चला लो। ठीक है। नहीं, मैंने भी ऐसे, हाँ मुझे अभी याद है, मैंने भी एक ऐसा वीडियो बनाया है कि हाउ टू राइट आंसर्स इन क्वेश्चन पेपर। क्योंकि मैं पेपर चेकिंग के लिए भी जाता हूँ ना, तो मुझे बहुत फनी ओ, आंसर्स मिलते हैं उसमें। लाइक सम आर मतलब वेरी कुछ फनी। बता सकते हो? हाँ, कोई आंसर्स ऐसे जो अभी आपको फनी याद नहीं लगे। एक्चुअली, अभी मैंने इंटरनल एग्जाम के पेपर्स करेक्ट किए हैं, थोड़े बहुत फनी आंसर्स आए भी थे। अभी फ्रैंकली मुझे याद नहीं है, पर हाँ कभी मैं शेयर करूंगा शायद अपनी स्टोरी में, अगर ज्यादा ही कुछ फनी हुआ तो। श्योर सर। यस। ठीक है। टुडेज लाइफ एंड एक्सरसाइज बैक नेक पेन। ओके। ओके, नेक पेन का मैं एक रील डालने वाली हूँ शॉर्ट्स में संडे को, इसमें भी हम रख सकते हैं सर। ओए, नीवू, यू आर आस्किंग घर वालों को कैसे मनाओ, इसका आंसर ना हमने लास्ट लाइव सेशन में दिया है, कि घर वालों को कैसे मनाना है फिजियोथेरेपी करने के लिए। तो आई थिंक यू शुड वॉच अवर प्रीवियस लाइव सेशन। दे आर सेइंग गो फॉर बीएमएस और समथिंग। ओके। कोई नहीं, आप वो वाला वीडियो देखो, अगर उसके बाद भी आप कन्विंस नहीं कर पाते तो फिर पर्सनली कनेक्ट करो, हम कन्विंस करेंगे, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो। Why isn't latest treatment and advanced physiotherapy techniques are not included in BPT curriculum? अब आप कौन से लेटेस्ट टेक्निक्स की बात कर रहे हैं वो मैं जानना चाहता हूँ, उसके बाद हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, so with this I think we can complete our session, Vibha, right? We यस have सर। got so many good inputs and good people also. Thank you so much guys for joining. यू। और नेक्स्ट वीक का टॉपिक हम डिसाइड करके बताते हैं, आपके इतने सारे सजेशंस देके। स्टॉक नॉलेज, यू विल गेट अ रिप्लाई। वी डोंट हैव सीनियर। ओ, ठीक है। ऑलराइट, चलो देन वीपा, यस आई गेट बैक टू मैच, लेट्स सी आरसीबी जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है आज। यस सर। सर फाइनल तो मुंबई इंडियंस ही जीतेगी। देखेंगे देखेंगे, ये भी हम एक लाइव सेशन पे देखेंगे। यस सर। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। गुड नाइट सर।